4 साल अनुराग ने इनसे करवाई बेगारी। बोले कि हमारे एक्टर हमारे क्राफ्ट को समझे, हमारे प्रोसेस को समझे, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ तुम उस पर आओ। अनुराग सर का फ़ोन आया, कहाँ है तू? तो आई सेड ग्रीस में हूँ, डाइविंग करने गई हूँ। अच्छा कब वापस आ रही है? तो आई सेड सर 14 को। तो ये सेड 16 को शूट स्टार्ट करते हैं। आई सेड क्या शूट, कौन सा शूट, ऑपोजिट को स्टार कौन है, सर लुक टेस्ट कहाँ, रीडिंग स्क्रिप्ट, चिंता मत कर शूट स्टार्ट कर देंगे। वो एक 14-15 साल के बच्चे की तरह एक्साइटेड रहते हैं सेट पे। तो वो ऐसे ही मतलब बैठते नहीं है, वो ऐसे ही करते रहते हैं सेट पे, ऐसे करते रहते हैं, बैठते ही नहीं है वो, अरे चलो चलो चलो, और इतने एक्साइटेड रहते हैं। बिफोर द कास्टिंग ऑफ मिर्जा एक बड़ा लंबा ऑडिशन प्रोसेस चला, ट्रेनिंग चली, एंड देयर वर पीपल हु वर गिविंग दीस काइंड ऑफ रिमार्क्स कि अच्छा थोड़ी सी ये सर्जरी करवा लो, थोड़ी सी वो सर्जरी। ये सही बात है? बिल्कुल। मेरी जो पहली ऐड थी, शायद ऑडिशन किया था मैंने उस ऐड के लिए, तो मैं ऑफिस गई और जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा लिप्स कहाँ पर है? तो ऐसा सर होठ कहाँ पर है? सर सिंगे ऊपर वाला करवा दो। मतलब मैं बच्ची तो थी उस वक्त। और ये ऑडिशन का पूरा रहता क्या है? बहुत लंबी लाइन होती है, ओके। फिर वो ऐसे रोज लगती है ऐसे लाइन? रोज लाइन लगती है। छोटा सा इतना सा स्टूडियो, 3 लोग फिट होते हैं, ऐसे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, इतना सा स्टूडियो। और जो कॉन्वर्सेशंस होते थे वो इतने मज़ेदार होते थे। एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है कि मैं अभी गाली नहीं दूंगी, पर बहुत गाली गलौज होती थी। लगा देंगे। कुछ समझ में तो आया था क्या? डू यू नो हु आई एम? आई हैव डन 14 एड्स। और फिर वो जो कैट फाइट कहते हैं ना सर, तो वो ऐसे बाल खींच के उसको एक लड़की को यहाँ ले रही है, तो मैं यहाँ से बस वो देख रही हूँ। तो ऐड तो मिलती नहीं थी, पर ये एंटरटेनमेंट मिलता था कि चलो ये ऐसे होता है ऐड ऑडिशन में। जीशान अयूब आए थे हमारे यहाँ, तो वो कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन को बिस्किट खिलाने का बहुत शौक है। वो सबको बिस्किट खिलाते रहते हैं, और उन्होंने इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी बताई थी। तो आपकी जब उनसे पहले मुलाकात हुई थी उनकी तो बातचीत बहुत लंबी, बिस्किट तो मिली नहीं है अभी तक, पर खत मिल गया है। स्पोर्ट्स प्रेजेंटर सैमी खेर, टेल मी अबाउट इट। जो पहला प्यार होता है स्पोर्ट मेरे इज माय फर्स्ट लव। अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार मेरे सामने आ गए तो मैं हेलो सर पोलाइटली स्माइल करूंगी, और कोई स्पोर्टिंग पर्सनालिटी है तो मेरे ऐसे आँख ऐसे हो जाती है कि सर लाइक ऐसे एक्साइटमेंट हो जाती है। आपने एक दावा किया है भरी महफिल में कि आप कविताएं पढ़ती हैं और आपको याद रहती हैं। जी तो याद रहती है तो कहाँ में ये मैंने जोड़ दिया। अभी एक्चुअली मैं परसों सुन रही थी, बहुत दिनों बाद मैंने सुनी, तो होपफुली याद होगी। जावेद साहब की दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। Brought to you by Infinix। हम लोग बैठ के करते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, स्टूडियो बड़ा बंद सा होता है, और रजत जी की टीम कई बार बोल चुकी है, लेकिन फिर भी एसी से पानी चूता रहता है, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। तो अब हमें जब भी ऐसे जिंदा दिल किस्म के गेस्ट मिलते हैं, शांत हो जाओ यार, अब तो शूट भी शुरू हो गया है, देख रहे हो आप, जिंदा दिल गेस्ट मिलते हैं, बीच में खुराक भी देनी पड़ती है टीम को। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कितना बदतमीज है संपादक। खैर, जब भी जिंदा दिल गेस्ट आते हैं तो हमको लगता है कि यार वापस से उसी स्टूडियो में जाके कैद नहीं होना है, न्यूज़ रूम में ही बिठा लेते हैं। उन लोगों को भी लुत्फ आता है, दाएं बाएं देखते रहते हैं, किटर पिटर की आवाज़ आती है, कीबोर्ड का संगीत, मधुर संगीत, उन सब के बीच ये बैठकी हो रही है, थोड़ी अफलातूनी किस्म की है। आज की हमारी जो मेहमान है वो बहुत कमाल की स्पोर्ट्स वूमेन है, बहुत कमाल की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, पर ये वो पार्ट टाइम करती हैं या पहले ज़्यादा किया करती थी। फौरी परिचय उनका ये है कि वो बड़ी चर्चित एक्ट्रेस हैं, उनकी कई वेब सीरीज़ और फिल्में आ रही हैं। हाल में आई घूमर जो बाल्की ने डायरेक्ट की है, एक क्रिकेटर की कहानी है, और कुछ आ रही हैं जिसमें इनको एनडीए करना पड़ता है। ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाला नहीं है, ये नॉन डिक्लेरेशन वाला है, जिसमें बताना नहीं होता है जब तक डायरेक्टर साहब खुद ही मुनादी ना कर दें। तो ज़ोरदार तालियों से लड़कियों और लड़कों स्वागत करिए सैमी खेर का। गुलजार साहब वाला इंट्रोडक्शन दे दिया आपने सर। ये गुलजार साहब वाला मतलब वो कीबोर्ड का जो आवाज, ये वो याद आ गई उनकी। अच्छा, कब मिली थी आप पहली बार गुलजार से? गुलजार साहब से मैं पहली बार, राकेश सर से मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ, हम जब शूट कर रहे थे, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो मेरे डेब्यू डायरेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने, मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही है गुलजार साहब की, तो उन्होंने मुलाकात हमारी की नहीं। आई सेड सर
अभी ही इज रिटन द फिल्म, लेट मी मीट हिम प्लीज सर करके, ही से नहीं सैम वो मेरे हैं, आई वॉन्ट लेट यू मीट हिम करके हंस के, कभी इंटरेक्शन हमारी हुई नहीं, वो सेट पर कभी आए नहीं। और स्वानंद जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि एक कुछ प्ले था, याद नहीं कौन सा प्ले है, आरिफ साहब का प्ले था, तो गुलजार साहब ने वो कहानी लिखी थी, तो उन्हें कहा कि यू कम, मिर्ज़ा का शूट हुआ था एंड एंड्रूज में हम प्ले देखने गए थे, तो मैं जैसे आप अभी सभी को कह रहे थे और वोकल होना चाहिए, मैं ऐसे ही कोने में खड़े रहती हूँ, पीछे खड़े रहती हूँ, तो मैं प्ले के बाद पीछे खड़े होके ऐसे ही देख रही थी उनके पास, मुलाकात कभी हुई नहीं थी। और स्वानंद ने कहा अरे कम एंड ही सेड गुलजार साहब दिस इज, कहने वाले थे संयमी, तो ही सेड ये मेरी सूची है, तो मैं तो वहीं पिघल गई। अच्छा, और पहली मुलाकात वो रही। फिर उसके बाद मैंने राकेश से नंबर लिया, कहा गुलजार साहब मिलना है, शनिवार का दिन था, उनके घर गई और पाली हिल, पाली हिल, बिल्कुल, और उनके साथ फिर 2 घंटे की बस चर्चा हुई, फिल्मों के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद हर सैटरडे को मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ लेके जाती थी, गुलजार साहब आज ये हुआ, आज मैंने ये कुछ खाना बनाया है, तो उनके पीछे पीछे जाती थी। और वो अभी आई कुक, आई एंजॉय कुकिंग। बचपन में रेस्टोरेंट्स में काम करती थी, तो दैट्स हाउ आई कुक। पूरा बताया करो, रेस्टोरेंट जो मेरे मम्मी पापा ने शुरू किए थे। जी, रेस्टोरेंट्स, मेरे मम्मी पापा के 3 रेस्टोरेंट्स थे नासिक में, तो मैं 10 साल की थी, मेरी बहन 12 साल की थी। संस्कृति। तो एक तो मैं लल्लन टॉप पर हूँ, तो मुझे सर ये एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कई सारे लोग मुझे कुछ ना कुछ नाम से बुलाते हैं, तो मैं ये इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा नाम संयमी है, संयम से संयमी, क्योंकि कई सारे लोग वो समझ में नहीं आता उन्हें संयम क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आता, अभी समझ में आ रहा है संयम क्या होता है, पर मेरा नाम संयमी है। संयमी तो अनुस्वार है वो, जी, नासिक संयमी जी। अच्छा। तो और संस्कृति, जी संस्कृति, क्योंकि हम महाराष्ट्र हैं, हम संस्कृति कहते हैं, पर संस्कृति और संयमी, तो हम दोनों रेस्टोरेंट्स में काम करते थे। और कोई ये ना बोल पाए तो सैम बोल के काम चला सकते। सैम, राकेश सर सैम बुला लेते जी, मैंने वहीं से पकड़ लिया ये। अच्छा, आप नाटक का जिक्र कर रही थी, एक और नाटक चल रहा था पृथ्वी में, तब आपके बाल बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और बहुत फिल्मी हरकत हुई थी जी, वो बताइए। तो ये कहानी एक्चुअली मैं 10th में, 9th या 10th में थी, तो 15-16 साल के रहते, आई थिंक 9-10th में। पृथ्वी में शायद मेरा पहला नाटक था, मैं देखने गई थी ऑब्वियसली, और नाटक हुआ, मैं वो गलियाँ छोटी होती है, तो चलकर हम सब बाहर जा रहे थे, तो कोई आकर उन्होंने कहा कैन आई हैव योर नंबर, डायरेक्टर वांट्स टू गेट इन टच विथ यू। तो मुझे कुछ नंबर था नहीं, क्योंकि सेलफोन्स मेरे नहीं रहते थे उस वक्त, तो मैंने बहन का नंबर दिया, एंड नेक्स्ट डे फिर मुझे एक कॉल आया। नहीं, इट्स अ डिटेल स्क्रीन पे, ऐसे अच्छा, नहीं, डिटेल बताती हूँ, हमको जल्दी नहीं है। तो फिर द जेंटलमैन सेड, मेरा नाम गौतम किशन चंदानी। हिंदी में बोला? जी, ऐसी भारी आवाज के साथ? हाँ, नहीं, वो बहुत, उनका बहुत स्वीट आवाज है। तो बहुत स्वीट आवाज, उन्होंने कास्टिंग करते हैं? मुझे नहीं पता था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर वांट्स टू रीच आउट टू यू, हिज नेम इज अनुराग कश्यप। फिर भी मुझे कुछ, कौन अनुराग कश्यप, मैं 14-15 साल की थी, मुझे कुछ पता नहीं होता था, क्योंकि मम्मी डैडी हमें फिल्में देखने को अलाउ नहीं करते थे जब हम छोटे थे। तो मैं मतलब पहली फिल्म शायद वो डम्बो और बैम्बी और कार्टून वाली फिल्म्स देखती थी, पर वरना फर्स्ट फिल्म मैं 14-15 साल की थी जब मैंने देखी फिल्म। तो आई डिडंट नो अनुराग कश्यप, एंड द नेक्स्ट डे देन आई गॉट अ कॉल सेइंग, वासन उनके असिस्टेंट थे उस वक्त, I got a call saying there's a director called Anurag Kashyap, he's directing Dev D and he wants to cast you in it. तो I said नहीं, मैं तो अभी स्कूल में हूँ, I don't want to act. फिर वो कहानी वहाँ ख़त्म हुई, और फिर उसके बाद आई थिंक 10 साल बाद शायद वही अनुराग कश्यप 10 years later वही अनुराग कश्यप मुझे बहुत कुछ दे गए। पर मामी में मिर्ज़ा रिलीज़ हुई थी, मिर्ज़ा के बाद मिर्ज़ा ने पैसे नहीं कमाए थे, तो काम कुछ मिला नहीं मुझे उसके बाद, तो मैं मामी में फ़िल्म अकेले देख रही थी, और अनुराग सर बगल में थे, और उन्होंने कहा पिक्चर करनी है, तो उनका भी ड्रामेटिक ही होता है सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो आई सेड सर मैं एक्टर हूँ, वही तो करना है। ई सेइंग ओके, मैं स्क्रिप्ट ईमेल एड्रेस दे देना, मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत पसंद आई, आई डिडंट नो हु इज डायरेक्टिंग इट। जी, चोक्ड थी। तो मैंने कहा आई लव्ड इट,
ही सर आई एम डायरेक्टिंग इट, पर सोच लो जिसी से पूछना है पूछ लो, क्योंकि मेकअप नहीं है, मोटा होना पड़ेगा, माँ का रोल है, एज आप करना पड़ेगा. आई वॉज वेरी यंग. तो आई सेड अनुराग कश्यप इज डायरेक्टिंग इट, आई वांट टू डू द फिल्म. तो उस किस्म से फिर चोक्ड. उसके बाद फिर 4 साल बिठाया. उन्होंने कहा दैट करेंगे करेंगे. फिर सेक्रेड गेम्स 1, 2, लव स्टोरीज 1, मनमर्जिया, ये सब उनका शूट चल रहा था. उसके बाद फिर उन्होंने चोक्ड. इनको अभी अनुराग कश्यप की फिल्में आगे भी करनी है, इसलिए ये ठीक से नहीं बता रही हैं. 4 साल अनुराग ने इनसे करवाई बेगारी. बोले कि हमारे एक्टर हमारे क्राफ्ट को समझें, हमारे प्रोसेस को समझें, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ तुम उस पर आओ. ऐसे ही हुआ था? नहीं, ऐसे ही हुआ था, पर मैं बहुत उनकी बड़ी मतलब फैन तो हूँ ही, पर अनुराग कश्यप जो पर्सन है, उन डायरेक्टर अलग बात है, बट द पर्सन जो अनुराग कश्यप है, जब वो एक चीज़ कहते हैं फिर वो कहते हैं, वो ठान के रखते हैं. क्योंकि उन्होंने कहा था कि आई नीड टू बी कंफर्टेबल विथ माई एक्टर्स. ऐसे नहीं है कि ऑडिशन करो चलो सीन करवा देते हैं, क्योंकि चोक के लिए लड़की का पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. और उन्होंने कहा कि मैं अगर ये फिल्म करूँगा तो मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, पर नेटफ्लिक्स के लोगों ने कहा हम इस ए लिस्टर एक्टर को साइन कर देंगे. दो ए लिस्टर एक्टर्स थे उस वक्त. तो एक से नहीं करना है मुझे, आप जो भी पैसे दो, मैं अपने पैसे डाल के ये फिल्म बनाऊंगा इसके साथ. सो आई फील वो बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ चीज़ कहते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं. मिर्ज़ा के बाद जैसे मैं कह रही थी काम नहीं मिल रहा था, तो वो सेल्फ डाउट आने लगा था एज एन एक्टर. एम आई गुड इनफ, एम आई नॉट गुड इनफ. पर वो अनुराग कश्यप के बैकिंग से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में आ गई. ये बार बार जिक्र आ रहा है गुड इनफ नॉट गुड इनफ. इस तरह की कुछ स्टोरीज आई थी कि बिफोर द कास्टिंग ऑफ मिर्जा एक बड़ा लंबा ऑडिशन प्रोसेस चला, ट्रेनिंग चली, एंड देयर वर पीपल हु वर गिविंग दीस काइंड ऑफ रिमार्क्स कि अच्छा थोड़ी सी ये सर्जरी करवा लो, थोड़ी सी वो सर्जरी. ये सही बात है? बिल्कुल. डिटेल में बताइए. और तो ये मिर्ज़ा के काफ़ी पहले हुई एक्चुअली कहानी. तो मेरी जो पहली ऐड थी, शायद ऑडिशन किया था मैंने उस ऐड के लिए, डाबर हेयर ऑयल कुछ ऐड था शायद, मुझे याद नहीं है. पर जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, मीटिंग में 16-17 साल की थी और जस्ट हाल ही में नासिक से आई थी, मैं जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी. तो पहले ये सब माहौल देख के थोड़ा वो इंटिमिडेटिंग लगता था. तो उन्होंने कहा, मतलब जब ऑफिस में सिगरेट की बास आती है, वो एक स्मेल आते है ऐड के ऑफिस में, तो वहीं से थोड़ा वो ऐसे इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर लगता था. तो मैं ऑफिस गई और जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा ये आपकी लिप्स कहाँ पर है? तो ऐसा सर होठ कहाँ पर है? सर सिंह ऊपर वाला करवा दो. तो ऐसे ठीक है सर, मतलब मैंने स्माइल किया. मैं क्या मतलब आप समझ गए ये क्या कह रहे हैं? हाँ, लिप जॉब. ये उन्होंने अभी भी ऐसे ऊपर वाला करवा दो. हाँ. तो उन्होंने कहा ये नाक बहुत छोटी है. तो नाक बड़ी कैसे करते हैं अभी तक पता नहीं है मुझे, पर उन्होंने कहा ये लिप आप मोटा करवा दो. इसी नाक को छोटा बता रहे थे जो जैसी अभी है? जी, ये वाली. पर ये लिप भी अगर मैं, वो कहते थे कि अगर मैं स्माइल करती हूँ तो वो बहुत ऐसे थिन हो जाती है, ऐसे कुछ कह रहे थे. तो आई सेड सर अभी जो है वो है. इसे नहीं इंडस्ट्री के घुसने के पहले ही ये सब करवा देना. तो मैं 16-17 साल की थी. तो फिर कोई दूसरे लोगों ने कहा कि इम्प्लांट्स करवा देना. मतलब मैं बच्ची तो थी उस वक्त. तो ये सब हुआ था जब मैं 16-17-18 साल की थी. पर मेरे लिए आई फील वहीं छोटे शहर से जब आते हैं तो मैं उस किस्म से बहुत सिक्योर थी कि जो भगवान ने दिया है मैं बहुत खुश हूँ. तो वैसे मैं बहुत सिक्योर थी. भगवान ने दिया है या मम्मी पापा के? जी बोल. प्लीज टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ चॉइसेस रही हैं उनकी. तो मम्मी से शुरू करते हैं. मम्मी और डैडी दोनों, मम्मा और डैडी मैं उन्हें कहती हूँ. मम्मी नासिक से हैं, वो बम्बई गई, मिस इंडिया बनी 1982. हाँ शायद 1982 में, नहीं 83 में वर्ल्ड कप हम जीते. 83 में वो मिस इंडिया, मेरा वो रेफरेंस. श्वेतांक तेरी रिसर्च में एक साल गड़बड़ है. आई थिंक 83 वर्ल्ड कप के साल में वो जीते मिस इंडिया. और फिर पिताजी भी, डैडी भी एड्स में. उत्तरा खेर इज माई मदर्स नेम. उत्तरा म्हात्रे उस वक्त नाम था उनका. एंड शी एंड माई फादर दे डिड अ होल लॉट ऑफ एड्स, कुछ 100 एड्स उन्होंने किए. और मेरी दादी जो है वो उषा किरण एक्टर थी.
और मतलब मेरे पिताजी बिल्कुल इंडस्ट्री से पुट ऑफ रहते थे क्योंकि वो बचपन से उन्होंने देखी थी इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि मम्मी डैडी की शादी हुई, वो ताज में एक साथ मतलब एक दूसरे को ताज में मिले, रेस्टोरेंट लाइन में थे। और उसके बाद दे सेड दैट इफ़ वी आर स्टार्टिंग अ फैमिली वी डोंट वांट द किड्स टू ग्रो अप इन मुंबई, दे शुड ग्रो अप इन अ स्मॉलर टाउन, इसलिए नासिक शिफ्ट हो गए। तो मेरी बड़ी बहन है और हम दोनों का जन्म नासिक में हुआ। बिकॉज मेरे पिताजी भी बहुत एडवेंचरस है, तो बचपन लेक्स में तैरना, माउंटेन्स चढ़ना, ट्रैकिंग, रेस्टोरेंट में काम करना, तो ज़िंदगी हमारी सिर्फ फिल्म देखो, घर आ जाओ, होमवर्क करो, वो वाली ज़िंदगी थी नहीं। हमारी ज़िंदगी बेबी जूस, बेबी डांस, वो वैसी नहीं है। वो नहीं थी ज़िंदगी। तो समर वेरी वेरी वेकेशन इंटरेस्टिंग चॉइसेस आई मस्ट से, है ना? मॉडलिंग में है, सब कुछ है, लाइक वुफ। वो Here we go. मोटरसाइकिल पर दोनों गए। डैडी की एक बुलेट थी जो आर्मी वाली बुलेट होती है, तो वो दोनों एक हैवरसैक डाल के मोटरसाइकिल पर नासिक चले गए। मेरी बड़ी बहन मतलब माई मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, सो शी वॉज इन द स्टमक। और वहीं नासिक चले गए और पैसे नहीं थे, घर नहीं था, फिर वहीं उन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट कर दी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है संयमी? कि मोटरसाइकिल ज़रूर सीखो और मोटरसाइकिल पर एडवेंचर राइड करो। When you pick up any new project now, do you discuss it with them? How does it work? नहीं, मैं खेर परिवार में तुम्हारे करियर को लेके किस तरह की चर्चा होती, अगर होती है एट ऑल? बिल्कुल नहीं होती है। जस्ट चर्चा हुई थी जब मैंने कहा था मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कहा था आयु श्योर। रिएक्शन वैसे था क्योंकि मैं इतनी बचपन से स्पोर्ट में दिलचस्पी रखती थी कि कोई भी मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, फैमिली जो मेरी सिस्टर और पेरेंट्स जो मैं उन्हें फैमिली मानती हूँ, वो उन्होंने सबको लगा कि एक्टिंग क्यों करनी है इससे, क्योंकि इट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग चॉइस। क्या खेलती थी आप? मैं स्कूल में प्रोफेशनली बैडमिंटन खेलती थी। जब तक मैं 16 साल की थी मैं बैडमिंटन खेलती थी, और क्रिकेट मैंने ऐसी सीख ली थी मास्टर को टीवी पर देख के, मास्टर यानी वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर, तो उन्हें देख के मैंने क्रिकेट सीखी थी। एंड फिर कॉलेज में जेवियर्स में एक ही मम्मी डैड कहती थी पढ़ाई करो ताकि एक कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो ऐसे स्पोर्ट्स कोटा में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन ले ली जेवियर्स में। जेवियर्स के लिए मैंने बास्केटबॉल, हैंडबॉल, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये 8 स्पोर्ट्स खेले। वाओ! तो क्लास के बाहर ही रहती थी, फिर जेवियर्स में इतिका हो या थिएटर हो सब कुछ करती थी, तो क्लास के अंदर बहुत कम वक्त गुजारा है मैंने। एग्जाम देने जाते थे बस? एग्ज़ाम देने जाती थी। अच्छा, सो अभी ये हमारे साथी सवाल पूछेंगे, पर बिल्कुल। थोड़ा अपने नए नवेले दोस्त सचिन तेंदुलकर के बारे में बताइए। डिनर विनर करके आई है, इतनी 2 घंटे गप्पे हुई हैं। नहीं तो हम मतलब हमेशा, मैं घूमर की बात भी एक करना चाह रही हूँ कि हमेशा बचपन से जब पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि अगर किसी, शाहरुख खान ने भी कहा है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे, तो वही बात मम्मी डैडी भी कहते थे। तो बचपन में जब मैं 8-9 साल की थी, मेरे पिताजी का वो फर्नीचर रिस्टोर करते हैं, वो उनकी हॉबी थी। अभी बिजनेस बन गया है पर वो हॉबी थी। There might be people who aren't aware of it, so you'll have to explain it. Oh, okay. When you say furniture restore करना. बेसिकली नासिक में बहुत सारे पुराने वाड़े रहते थे, पुराने कंस्ट्रक्शंस, तो वो अनफॉर्चुनेटली इन मॉडर्न टाइम्स वो पीपल आर ब्रिंगिंग इट डाउन, तो वो पुराने जो कार्विंग्स रहते हैं वो सब वो खरीद के इन मॉडर्न डे फर्नीचर वो यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू एज अ पैशन। तो मैं बचपन में वो भी पॉलिश करना, घिसना, वो सब भी करती थी। तो समर वेकेशन में रेस्टोरेंट नहीं तो फिर पॉलिश और घिसना, वो इसीलिए सब तुमको किया। 4 साल एडी बना के रखा गया। इसको सब आता है बेसिक काम, किचन संभाला है इसने, फर्नीचर किया है। नहीं, ड्राइविंग में चौक में ड्राइवर भी थी, वो एक अलग स्टोरी है। पर तो बचपन में ये सब हुआ है। और जब मैं 8-9 साल की थी मैं बिल्कुल पागल थी सचिन के बारे में, टीवी पर ही देखते थे। और मुझे फिर एक दिन एक ड्रीम आई कि आई वाज स्लीपिंग एंड सचिन कम्स, मुझे हमारे मैं वही क्रिकेट वही मैंने सीखी। इकबाल करके हमारे घर में एक हाउस हेल्प थे, उन्होंने मुझे सिखाई क्रिकेट।
तो मैं और इकबाल क्रिकेट खेल रहे थे, ये मेरा ड्रीम था। और सचिन आके उनके फैंसी गाड़ी में आते और फर्नीचर खरीदने के लिए नासिक आए, ये मेरा मतलब ड्रीम था। और सपने में भी पापा के कारोबार की चिंता है, वाह। और फिर मैं वो हम खेले और वो कहते कि मी खेलू शकतो का, महाराष्ट्र ना हम, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेल रही थी जब मैं 9 साल की थी। वो मेरा एक ऐसे ड्रीम हुआ था। तो मेरा पूरा जो बचपन रहा, कॉलेज स्कूल रहा, वो इट वाज अबाउट वांटिंग टू मीट सचिन तेंदुलकर। वो मेरे लाइफ का जो ड्रीम था वो ड्रीम था कि मुझे सचिन तेंदुलकर से एक बार मिलना है। फिर जब मैंने कॉलेज में एक्टिंग, मैंने कहा कि चलो मैं एक्टिंग करूँगी, तो मेरे सब कॉलेज के जो दोस्त थे सब लड़के ही थे, तो वो कह रहे थे कि हाँ तू क्या एक्टिंग करेगी, सब हंस के चल ठीक है कर ले, एक दिन सचिन देख लेगा पिक्चर तेरी। तो ऐसे वो देखेगा एक दिन पिक्चर। तो वो मेरा फिर वो बन गया कि एक दिन तो मैं दिखाऊंगी। फिर मिर्ज़ा उन्होंने देख ली। मिर्ज़ा के लिए वो भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि उनका जो लास्ट टेस्ट मैच था 14 नवंबर को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो उस वक्त मेरे ऑडिशंस चल रहे थे मिर्ज़ा के लिए। और तब हाल ही में राकेश सर से मुलाकात हुई थी, तो वो पहले रहते हैं ना जैसे फॉर्मल यस सर नो सर, वो सब थोड़ा चल रहा था। और उन्होंने कहा कि सैम यू हैव टू गो टू दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में 4 महीने रह रही थी आदिल हुसैन, दिलीप शंकर के साथ उनका वर्कशॉप चल रहा था। तो ही सेड यू हैव टू लीव ऑन 10 नवंबर एंड जो भी स्केड्यूल उन्होंने कहा। तो मैं बहुत ऐसे मायूस होकर मैंने कहा दैट सर आई लव रंग दे बसंती, आई लव योर वर्क, आई रियली वांट दिस फिल्म, बट आई कांट गो फ्रॉम 14 to 18 नवंबर। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे नहीं, सचिन तेंदुलकर की लास्ट मैच है तो मैं नहीं जा सकती हूँ सर, ये मुझे पिक्चर करनी है, पर ये दिन मेरे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। तो वो इतने हंसने लगे, ही सेड आई नो नाउ हाउ टू गेट यू एंग्री, आई नो हाउ टू मेक यू क्राई, वो सब हुआ। तो सचिन की मैच हुई, फिर मिर्ज़ा के वक्त कुछ ना कुछ करके उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था। तो मैं जब भी उनसे मिलती हूँ 2 घंटों के लिए मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ, मैं बस ऐसे ही देखती हूँ उन्हें और स्माइल करते रहती हूँ। तो अभी भी वही चलता है। पर वहाँ से फिर अभी घूमर जब उन्होंने देखी, तो घूमर के बाद उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी हमें दिखा दो, और बहुत बातचीत हुई। तो मेरे लिए मतलब हम सभी के लिए, हमारे जो हीरोज़ रहते हैं, हम कहते हैं कि उनसे मिलकर थोड़ा डरावना होता है कि वो ड्रीम शैटर नहीं होने चाहिए। पर मेरे लिए गुलजार साहब हो या सचिन तेंदुलकर हो, जो एक्सपेक्टेशंस रहे वो उनसे बेटर एक्सपेक्टेशंस जब उनसे मिली, और भी बेटर पर्सनालिटीज़ रहे हैं। तो वो एक बहुत मैं आपका सवाल भूल ही गई, सचिन के बारे में बात करते करते कोई बात हो नहीं, जाता है। पर बैठकी में ऐसे ही गप करना है जहाँ भी चली जाए। ये लीजिए। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। पहले ये बताओ, व्हाई आर यू सो हैप्पी? शी इज वन ऑफ द मोस्ट चर्पी किड एंड सच अ इन द स्वीट ब्लॉक। स्माइल। ओह यस। तो जैसे आपका एड फिल्म के बाद नॉट सो गुड वाला फेज चला, फिर मिर्जा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो कि आपने अभी जी। बताया। फिर जो फिल्म आई आपके पास, उसके लिए आपको वेट पुट ऑन करने के लिए कहा गया, और एक ये भी टर्म साथ में जुड़ा हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट तो ए लिस्टर एक्ट्रेसेस कर लेंगे, या जो भी था। उन सब के बीच में वो जो रोल आपने किया, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की थी? क्योंकि वो मेरा जो आपसे इंट्रोडक्शन है, मतलब मैंने सबसे पहले आपकी वही फिल्म देखी थी, चोक अनुराग चोक, सर हाँ की। हाँ, और वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने और सारी सीरीज़ जो आपने की हैं, फिल्में, अनपॉज्ड, वो सब देखा है। बट वो मुझे मतलब हमेशा, जैसे मुझे कोई पूछता है कि कौन, तो वो बता, मेरे लिए मैं आपको वही नाम आपका नाम बताती हूँ कि वो फिल्म में आप हैं। तो वो कैसे प्रिपेयर किया था आपने, वो जानना चाहिए। तो एक्चुअली जब आप अनुराग कश्यप के साथ काम करते हो तो प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वहीं राकेश सर के साथ 6 महीनों के लिए हमने रीडिंग्स की थी। तो हर डायरेक्टर का अलग एक चार्म होता है। तो जब मैं अनुराग सर से मिली तो उन्होंने कहा देखो मुझे ये रीडिंग्स क्या होते हैं पता नहीं, तो उनके पास स्क्रिप्ट भी नहीं होती है। तो वो ही एक जो रिटन स्क्रिप्ट थी वो कभी भेज दी थी, पर हम जब शूट करने लगे, मैंने तो कहा था कि 4 साल बिठाया, अब ये तो नहीं करने वाली है शूट। तो मैं पेरेंट्स के साथ हर साल हॉलिडे के लिए जाती हूँ, तो हम ग्रीस गए थे। तो कुछ 10 मई को अनुराग सर का फ़ोन आया, कहाँ है तू? तो आई सेड ग्रीस में हूँ, डाइविंग करने गई हूँ। अच्छा कब वापस आ रही है? तो आई सेड सर 14 को। तो ये सेड 16 को शूट स्टार्ट करते हैं। आई सेड क्या शूट, कौन सा शूट, ऑपोजिट को स्टार कौन है, लुक टेस्ट कहाँ, रीडिंग स्क्रिप्ट,
इधर चिंता मत कर, शूट स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं फुल पैनिक हो गई थी। मैं ऐसे प्रोडक्शन के यहाँ से थोड़ा थोड़ा सुन के उन्होंने कहा था जून में स्टार्ट करेंगे, तो आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट फॉर इट, क्योंकि आई न्यू शायद होगा जून में, पर वो कुछ भरोसा नहीं था उनका। फिर जब मैं वापस आई तो उनके घर गई तो उन्होंने कहा अरे चलो मैं साड़ी वारी पहन के गई थी, तो उन्होंने कहा लुक टेस्ट डन, हो गया। सो आई सेड अरे, देन उन्होंने कहा कि आई सेड सर रीडिंग स्क्रिप्ट, रोशन भी कह रहे थे जो मेरे को स्टार थे, दैट सर कैन वी रीड कुछ तो रीडिंग, लेकिन नो आई डोंट हैव एनी रीडिंग। क्या होता है उन्हें कुछ, उनकी स्टाइल बहुत अलग है, तो वो कहते हैं कि आप सेट पर आ जाओ सब हो जाएगा। तो वो बहुत डिफरेंट, बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आप सेट पर जाते हो, आपको सीन नहीं पता होता है, लाइंस तो पता ही नहीं होते हैं। एक दिन एक एडी ने कहा कि ये स्क्रिप्ट ऐसे थोड़ा नीचे से उन्होंने दिया, तो ही सॉ इट, फाड़ दी उन्होंने स्क्रिप्ट, ये तो आज नहीं होगा ये। तो उनका जो स्टाइल है बहुत अलग स्टाइल है, तो उनके साथ कुछ प्रेप ही नहीं होता। हमारे यहाँ तापसी पन्नूजाई थी, तो उन्होंने बताया कि मनमर्जिया के टाइम पे ऐसा होता था कि जो एक्चुअल सीन बताया गया है उसके बाद कट होने के बाद वो कैमरा ऑन करने देते थे, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उससे वो लेते जैसे थे। चोक्ड में अमृता सुभाष और वो वाले सब हाँ, सारे शॉट्स थे। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपके साथ ऐसा कोई सीन, ऐसा कुछ किस्सा कोई आपको याद है? सीन नहीं, हर सीन वही होता था, क्योंकि मैं उन्हें एके बुलाती हूँ, तो एके मैंने एक बहुत लंबी एक पोस्ट लिखी थी उनके लिए, पर वो एक 14-15 साल के बच्चे की तरह एक्साइटेड रहते हैं सेट पे। तो वो ऐसे ही मतलब बैठते नहीं है, वो ऐसे ही करते रहते हैं सेट पे, ऐसे करते रहते हैं, बैठते ही नहीं है वो सेट पे, ऐसे ही करते हैं, अरे चलो चलो चलो, और इतने एक्साइटेड रहते हैं। और वो एक्शन बोलते हैं, कभी बोलते भी नहीं है एक्शन, कट तो बोलते ही नहीं है। तो हमारा जो एक रोशन और मेरा भी सीन है, हम झगड़ रहे हैं बेड पे, वो सीन ही नहीं था। तो फिर चलो चलो ऐसे करो, वो सो रहा है, ऐसे कुछ बता देते हैं, फिर कट ही नहीं कॉल करते, तो हमारा ही कुछ चलते रहता है, और वो पीछे मॉनिटर पे हंसते, जोर जोर से हंसते। सो उनकी स्टाइल बहुत बहुत ही अलग है। प्रज्ञा, अरे बैठो ना, खड़ी हो गई। हाय हाय संयमी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने साउथ जी की पिक्चरों में भी काम किया है और आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस किस तरीके से अलग था या सिमिलर था, या क्या एक्सपीरियंस था आपका? कौन कौन सी भाषाओं में किया अभी? मराठी में मैंने माउली फिल्म रितेश सर के, रितेश 2018। 18 जी, याद नहीं, 18 है शायद। हमें याद है, हमारा रिसर्च। हाँ। फिर तेलुगु फिल्म की है जो मेरी पहली फिल्म थी, पर उसके बाद नागार्जुना सर के साथ 2020 में एक मैंने फिल्म की वाइल्ड डॉग, तो वो कोविड में पूरी चली फिल्म, और ऑफ कोर्स हिंदी। पर मैं तो नाग सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो इतने अच्छे इंसान हैं, इसे वेल राउंडेड कहते हैं उन्हें। तो आप उनको क्रिप्टो के बारे में कुछ पूछो, वो ज्ञान देंगे, वो आप इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, एक्टिंग तो ऑब्वियसली है ही। सो इतने वेल राउंडेड पर्सनालिटी है कि उनसे बात करने में इतना मज़ा आता था, तो मुझे वाइल्ड डॉग में बहुत मज़ा आया। बट व्हाट इज़ सिमिलर एंड डिफरेंट, सिमिलर तो है कि एफर्ट उतना ही जाता है, प्रेप मेरे लिए सेम ही रहता है, पर सिर्फ वो लैंग्वेज का भी, तेलुगु का वो मगाप मैं करके चली जाती थी। पर डिफरेंट बस ये थोड़ा सा डिफरेंस, तेलुगु इंडस्ट्री में वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी की चीज़ थोड़ी कम है, वहाँ पर वो बहुत पंक्चुअल रहते हैं। मराठी में ऐसे हिंदी फिल्म की तरह ही लगा, क्योंकि रितेश मोस्टली पूरे एक्शन मास्टर चेन्नई के थे, डीओपी मराठी थे, पर पूरी मतलब सेट जो थी ऑलमोस्ट हिंदी सेट थी, डांस कोरियोग्राफर्स हिंदी थे, बॉस्को सीजर ने किया था। तो वो ऐसे कुछ डिफरेंस उनमें कुछ डिफरेंस नहीं लगा, पर तेलुगु फिल्म्स पंक्चुअल बहुत होते हैं। तो क्या तेलुगु एक लैंग्वेज की तरह सीखने में आपको इजी था, या मतलब लैंग्वेज क्योंकि आपको सीखना पड़ा होगा एक पूरा, तो क्या वो चैलेंजिंग लगा आपको उस वक्त, या क्या उसका क्या एक्सपीरियंस था? पूरा नहीं सीखना पड़ता है, आप लाइंस आपके अच्छा। सीख लेते हो, लर्न कर लेते हो, कुंचुम कुंचुम, पर वो लाइंस पूरे याद रहते हैं, लाइंस पूरे याद रहते हैं। तेलुगु एक्चुअली तमिल से काफ़ी इजी है। तमिल मैंने मनी सर के साथ मैं एक फिल्म करने वाली थी मिर्ज़ा के पहले, तो मनी सर के साथ मैंने ऑडिशंस किए, और फिर वो पूरी फिल्म लॉक थी, दुलकर और नानी और एक और लड़की और मैं, दुलकर सलमान जी। तो ये मनी सर के यहाँ पर बहुत इलेबोरेट वर्कशॉप्स होते हैं।
क्या हुआ उस फिल्म में? नहीं फिल्म हुई नहीं, वो ऐसे वो नहीं पता, आई थिंक कुछ कास्टिंग वन ऑफ द बॉयज कुडंट के डेट्स नहीं हुए, फिर ही फेल इल, फिर वो आगे आगे बढ़ती गई, फिर वो फिल्म नहीं हुई. It has nothing to do with Mirzia. No, this Or was it's- before Mirzia. So I was supposed to shoot before. Contractually Mirzia में एक बड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्ट था कि मिर्जिया विल बी योर फर्स्ट रिलीज, ये वो. तो राकेश सर के साथ मैं स्विमिंग करती हूँ, वो एशियन स्विमर है, राकेश सर वाटर पोलो प्लेयर है. तो हम ऑटर्स क्लब में थे. आई सेड सर मनी सर रियली लाइक माई ऑडिशन. ही लाइक अरे सैम ये वो, इतने एक्साइटेड थे. उनको क्या कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है. तो उन्होंने फिर मनी सर को फ़ोन किया, सिंग दैट सर लेट्स वर्क दिस आउट, डेट्स ये वो सब कुछ सब सेट था. But it didn't work out because of the film didn't happen. So it didn't happen because of the film. पर again that इंडस्ट्री में बाद में ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि मिर्जिया नहीं चली इसलिए मणि ने फिर ये प्रोजेक्ट शेल्फ नहीं कर नहीं दिया. सर, वो काफ़ी दूसरे फिल्म्स थे. मिर्जिया वो मैं दो तीन दूसरे फिल्म्स, films हाँ कौन से वो थे? 2-3 फिल्म्स मैंने साइन की थी. पर फिर मंडे को फ़ोन्स उठाते नहीं है. ऐसे ही होता है. फ्राइडे को बड़ी फिल्म थी, फ्राइडे को फिल्म पिट गई, फिर मंडे को फ़ोन, बड़ी फिल्म, फिर मंडे को फ़ोन्स ही नहीं उठाते. डेब्यू, गुलजार का वो सब म्यूजिक कुछ हिट. कॉन्ट्रैक्ट साइन थे 2 फिल्मों के लिए, फिर वो नहीं हुई फिल्म्स. डू यू मणि टॉक अबाउट सर दोस फिल्म? नो, क्योंकि आगे भी काम करना है उन्हीं लोगों के साथ. तो मणि सर की फिल्म उस वजह से नहीं. उसके बाद भी मणि सर ने मुझे वापस बुलाया था ऑडिशन के लिए 2 बार. पर ही जो उनकी अभी फिल्म आई थी ना वो नहीं पीएस के पहले वाली, वो फुल गैंगस्टर वर्ल्ड वाली, पीएस के पहले जस्ट तुम लोग बिफोर बेटा पीएस. तमिल फिल्में फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक से, हमको बड़ा निराशा हो रही है. तो अरविंद स्वामी सर थे, अदिति भी थी उसमें, हैदरी. तो उन्होंने कहा यू आर लुकिंग टू यंग विद अरविंद सर, तो इसीलिए वो वाली नहीं हुई. Obviously, but that's पर वो acting. मिस्ट्रेस का कैरेक्टर था, बट ही स्टिल फेल्ट आई वाज लुकिंग टू यंग. ठीक है, होता है. जी. आप ना चिट्ठियाँ लिखती हैं जब भी कोई किरदार करती हैं, तो उस किरदार के तौर पर आप चिट्ठियाँ लिखती हैं. क्या है वो प्रोसेस और क्या फ़ायदा होता है उससे? कैसे वो आपका प्रिपरेशन को और मजबूत बनाता है? ये चिट्ठियाँ लिखती है मतलब? फ़ायदा तो पता नहीं क्या होता है, पर बेसिकली ये दिलीप जी आदिल जी की जो स्कूलिंग रही है, दिलीप जी और आदिल जी मेरे गुरुज दिल्ली में रहते हैं. तो आदिल हुसैन जो ऑफ कोर्स सभी जानते हैं, और दिलीप जी आदिल जी के गुरुजी हैं. तो उनके साथ बहुत कमाल के हैं दोनों. बहुत कमाल के हैं. और इसीलिए थोड़ा मैं डाइवर्ट करके वापस आ जाती हूँ, पर इसीलिए वो मिर्ज़ा के पहले 2 सालों के लिए मैं सभी फिल्म्स के लिए ऑडिशंस कर रही थी. और मैं बहुत सिंसियर लड़की हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट खेल के ही फिल्मों में आई हूँ. तो जब कोई कहता है ये करो, मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ करती हूँ. और हर रोज़ रिजेक्शन आते थे कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं. 2 सालों के लिए रोज़ एड्स के लिए रिजेक्शन, एड्स भी नहीं मिलते थे, और फिर फिल्मों के लिए भी रिजेक्शन. और फिर अजीब एडवाइस मिलने लगी है, वो लिप्स बड़े कर दो, ये कुछ दूसरा इम्प्लांट कर दो, और किस तरह की ऐसी नेटवर्किंग अजीब- करो लोगों के साथ, पार्टीज़ में थोड़ा और फ्लर्टेशियस रहो. ऐसे एडवाइस मुझे मिलनी है काफ़ी लोगों से. गिर जाओ लोगों के ऊपर बिल्कुल. नहीं गिरो इतना नहीं कहा है, पर उधर तक कहा है कि आप थोड़ा नेटवर्क करो, थोड़ा वो चार्म दिखाओ. वो सब आता ही नहीं है, तो कहाँ से दिखाऊं मैं अभी. तो मुझे खेलना आता है ना यार. तो फिर उन्हें कहा आप बहुत फ्रेंडली वाइब देते हो, वो फ्रेंडली वाइब मत देना. ऐसे बहुत कुछ अजीब एडवाइस मुझे मिली है. फ्रेंडली वाइब मत देना. क्योंकि ऐसे- वो ऐसे थोड़ा सड़ू से रहो. सडू नहीं, ऐसे थोड़ा वो सेक्सी फ्लर्टेशियस वाइब होना चाहिए, फ्रेंडली नहीं होना चाहिए. ये थोड़ा देवी जी एक्सप्लेन करिए. सर मुझे समझ में आता तो मैं करती, मुझे समझ में नहीं आता ये, क्योंकि मैं बहुत मतलब जैसे हूँ वैसे हूँ. हाँ मतलब तुम सहजता से बात करते. हाँ, पर नहीं वो थोड़ा ऐसे मतलब सेक्सी कपड़े पहनो, सेक्सी रहो, वो सब एडवाइस मिलती थी. 18-20 साल की थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था यहाँ एक्टिंग करनी है या क्या करना है. वो मैं कंफ्यूज हो जाती थी. तो फिर मैं दिल्ली आ गई और मिर्ज़ा के ऑडिशन के लिए, ऑडिशन नहीं था, वर्कशॉप्स चल रहे थे. तो उस वक्त दिलीप जी आदिल जी का जो मुझ पर मतलब आशीर्वाद रहा है, वो सब क्लैरिटी मिल गई कि आप यहाँ, आपको एक्टिंग पसंद है, अभी अगर आपको फिल्म मिली नहीं मिली वो सब छोड़ दो. क्योंकि मैं लाइफ में बहुत ऐसे रिजर्व्ड हूँ, तो मैं लाइफ में ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हूँ. तो जो भी सुख दुख जो भी है मैं ऐसे ही अंदर रखती हूँ. तो उन्होंने वो उनके टेक्निक से मेरे लिए एक्टिंग वैसे थेरेपी जैसे थी, मतलब कैमरा के सामने मैं वो सब निकाल पाती थी.
तो उन्होंने कहा कि आप ये रिजल्ट के बारे में सोचो मत। तो उनके जो मतलब उनका मोर काउंसलिंग सेशन रहा, एक्टिंग को छोड़ के यही सब चलता था आई फील। पर बहुत ही स्पेशल लोग हैं दिलीप जी, आदिल जी। तो उनके ट्रेनिंग के अंडर जब हम काम करते थे, तो मिर्ज़ा पर कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई थी, हम ऐसे ही कुछ कुछ करते थे थिएटर की ट्रेनिंग। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप जब भी आप कुछ लिखते हो तो वो मसल मेमोरी में और ज़्यादा रहता है। तो मिर्ज़ा से लेके अभी घूमर तक मेरे कैरेक्टर्स लाइक इफ़ माई घूमर में अगर अनीना का हाथ टूटा तो उनकी माँ नहीं है, तो मैंने ऐसे ऑलमोस्ट 10 लेटर लिखे हैं अनीना टू हर मदर सेइंग व्हाट आई एम फीलिंग, या फिर अनीना टू हर फादर जो उनसे बात नहीं की है। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 10 लेटर्स में लिखती हूँ। वो बस मेरे मतलब मस्ती के लिए करती हूँ। ट्रांसलेट क्या होता है पता नहीं, पर मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है कि आप एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ को आप मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो। सो फॉर मी ये सब मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये इम्प्रोव्स करो, ये लेटर्स, उनकी बैक स्टोरीज लिखो, क्या हुआ होगा, वो सब मुझे बहुत मज़ा आता है। कभी किसी ने आपको नेपोकिड कहा हाँ कि हाँ। आपकी दादी उषा किरण इतनी चर्चित एक्ट्रेस रहीं और आपके कई रिलेटिव हैं जो फिल्म बिरादरी में हैं, आपकी बुआ शबाना जी को आप मासी बोलते हैं, कभी उस तरीके के रिमार्क्स, नहीं रिजेक्शन? वो तो आए हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ायदा भी नहीं मिला है, पर वो कमेंट्स तो मिले हैं कि अरे ये भी तो नेपो किड है, पर इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं क्योंकि आई डोंट थिंक काफ़ी लोग जानते ही नहीं हैं। पर मिर्ज़ा के वक्त आई थिंक शबाना मासी ने कुछ स्टेटमेंट्स कहे थे, अभी घूमर के वक्त दादी का रोल प्ले कर रहे हैं शबाना मासी। तो थोड़ा थोड़ा वो आता था, पर आई थिंक इतनी बातचीत हुई है वो आराम नगर के गलियों में धक्के खा खा के ऑडिशंस से रिजेक्शन मिल के कि वो बातें थोड़ी कम होती है। क्योंकि जैसे मिर्ज़ा के पहले बहुत बहुत सालों के लिए वहीं आराम नगर जाओ, लाइन में खड़े रहो, वो ऑडिशंस मुझे बहुत पसंद होते थे क्योंकि हम वो मॉडल्स के ऑडिशंस थोड़ा उन रहते लोगों हैं। को बताइए जो जिनको ये नहीं पता है कि ज्योग्राफी में आराम नगर कहाँ है जी और जी ये जी ऑडिशन सॉरी का पूरा रहता जी। क्या है। So, तो put बेसिकली it like a screen play. आराम नगर अंधेरी में है, यारी रोड के पास, जहाँ पूरा ये सब एड्स और फिल्मों के ऑडिशंस होते हैं। तो लोग अपने पोर्टफोलियो के तस्वीर लेके सर कैन आई डू आई फिट इन, फिर लोग रिजेक्ट You just walk in. यू जस्ट वॉक इन। बट आई वॉज विद एन एजेंसी, तो वो भेजती थी। मतलब कई बार लोगों के पास एजेंसी नहीं होती है तो वो अकेले वॉक इन, बड़ी लाइन होती है, तो आप पूरा सज धज के रिक्शा में जाते हैं। पहले बॉम्बे में बारिश होती है, धूप होती है, बाल ऐसे ख़राब हो जाते हैं, पसीने से पूरे वो मेकअप चला जाता है, फिर आप ऑडिशन पहुंचते हो और फिर लाइन, बहुत लंबी लाइन होती है। ओके, फिर वो ऐसे रोज लगती है ऐसे लाइन? रोज़ लाइन लगती है। तो स्टूडियो 2000, स्टूडियो 99, बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती है। अभी तो डिजिटल हुआ है कि लोग कहते हैं कि आप डिजिटली भेज दो इस ईमेल पर जब मैं ऑडिशन करती थी एड्स के लिए 10 साल पहले, तो लंबी लाइन लगती थी। और छोटा सा इतना सा स्टूडियो, 3 लोग फिट होते हैं, ऐसे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती, इतना सा स्टूडियो। उसमें एक वॉल पर चिपका के वो ऑडिशन का सीन लगाते हैं कि आज के फेयर एंड लवली ऐड के लिए ये करना है। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो लाइन है। तो वो फिर जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे सबको निकाल के वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। तो उसमें मैं क्या करती थी, हेडफोन पहनती थी और वो म्यूज़िक नहीं लगाती थी, ऐसे ही हेडफोन पहनती थी। और जो कॉन्वर्सेशंस होते थे वो इतने मज़ेदार होते थे। एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है कि मैं अभी गाली नहीं दूंगी, पर बहुत गाली आप दे गलौज दो, हम होती बीप लगा थी। देंगे, क्योंकि नहीं, समझ नहीं, में तो आए था क्या। गाली गलौज मैं गाली ही नहीं देती हूँ लाइफ में, तो गाली गलौज होती थी। और एक लड़की दूसरी को लड़की, डू यू नो हु आई एम? तो दूसरी लड़की कहती है नो, क्योंकि वो लाइन में खड़ी है बेचारी, अपना वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है। आई हैव डन 14 एड्स। और फिर वो जो कैट फाइट कहते हैं ना सर, वो क्या कैट फाइट ओके। तो वो ऐसे बाल खींच के उसको एक लड़की को यहाँ ले रही है, तो मैं यहाँ से बस वो देख रही हूँ। तो एड तो मिलती नहीं थी, पर ये एंटरटेनमेंट मिलता था कि चलो ये ऐसे होता है एड ऑडिशन में। जी हेलो, आपको कोई फ़िल्म देखने के बाद लगा है कि काश ये रोल मैं करती, या ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है? मतलब काफ़ी फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि काश मुझे भी
मतलब इसमें कास्ट करते, पर एक फिल्म है जो मुझे करनी नहीं है क्योंकि वो क्लासिक फिल्म है, पर मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है अभिमान। तो मैं उसे देखकर बस ऐसे ही कहती हूँ कि काश उस ज़माने में मैं अगर होती और मुझे, पर ऑब्वियसली वो क्लासिक्स को अभी कोई रीमेक कर रहा है शायद, आई डोंट नो, कोई कह रहे हाँ भाई, रीमेक अभिमान हो को रही है रीमेक कर रहा है। ऐसे मैंने एक तो सुना इन है। लोगों का लाइव वाइवा चल रहा है, हाँ ऐसे कुछ सुनने में आया है, पब्लिक में नहीं। हाँ सुनने में आया है, पर क्लासिक्स को टच नहीं करना चाहिए। पर मुझे उड़ता पंजाब बहुत पसंद आई थी। आई वुड हैव लाइक टू विच कैरेक्टर इन उड़ता पंजाब? आलियाज कैरेक्टर इन उड़ता, बहुत पसंद आई। शी वाज गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एंड वेरी अनबिलीवेबल। मतलब आपने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा एंड देन उड़ता पंजाब। Very good. अभी तो यू कैन रिलेट क्योंकि Yes. अभी बहुत परफॉर्मेंस आ चुकी है वैसे। और एक सवाल और है, जैसे आपने बोला कि आप मिडिल क्लास हैं और आम लड़की हैं, तो आप कभी स्ट्रीट शॉपिंग आपने की है या फिर ऑलवेज मॉल्स एंड ब्रांडेड और इस तरीके के कपड़े ये तो पहन- कपड़े भाड़े के हैं। मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, तो मेरा जो शॉपिंग का रहता है, स्ट्रीट शॉपिंग करती हूँ। बैंकॉक में मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत सस्ता रहता है, पर एंड दे मेक गुड टी-शर्ट। वेरी गुड, बहुत कंफर्टेबल ट्रैक पैंट्स और बहुत सस्ता होता है। तो बैंकॉक में मैं स्ट्रीट शॉपिंग करती हूँ, पर वैसे मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ। तो घर पे वही सब एक्टर्स एक्ट्रेसेस का एक फ़ायदा यही होता है कि ये भाड़े के कपड़े लोग देते हैं, स्टाइलिस्ट लोग देते हैं आपको ठीक ठाक दिखने के लिए। शीट्स मेकिंग इट साउंड लाइक भाड़े के कपड़े। हाँ भाड़े की तो है, वापस देते हैं हम लोग। तो पर आई फील शॉपिंग मैं बहुत कम करती हूँ, ऐसे ही कि अरे इस ऑडिशन के लिए उन्होंने कहा ग्रीन ब्लेजर चाहिए तो जल्दी से फिर ग्रीन ब्लेजर ढूंढो, पर वरना मैं एक ब्लैक टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स उसी में रहती हूँ। हाय, अनपॉज में ना आपने वर्चुअल डेटिंग वाला रोल किया है, तो अभी क्या होता है ना कि मेरे बारे में नहीं बता रही हूँ, ये ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता होगा कि ऑफिस से लेट फ्री हुए या वीकेंड पे टाइम नहीं मिला क्योंकि वो सोने में निकल गया, तो एक दूसरे को ऐसे सब लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आपने वो रोल किया, तो क्या आप वर्चुअल डेटिंग को सपोर्ट करते हैं? आपने कुछ फील किया होगा ना कि अगर ऐसा है तो इसका कुछ फ्यूचर है या कुछ ऐसा? एक सेकंड, व्हाई डिड यू से कि ये मेरे बारे में नहीं है? नोबडी आस्क्ड। यू कैन गो फॉर रियल डेटिंग, वर्चुअल डेटिंग, दैट्स योर लाइफ, योर कॉल। बट फिर भी क्लियर कर देती। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड ना? यस सर, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। मैं एक्चुअली ना बहुत ओल्ड सोल हूँ, तो मुझे वर्चुअल कुछ पसंद नहीं है। वर्चुअल इंटरव्यू सर के साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो इसमें जो मज़ा आता That's है what we were ना, discussing. वही डिस्कशन। तो मुझे ये वर्चुअल डेटिंग कभी समझ में आया नहीं, कभी किया नहीं है। तो वो एक मतलब बैठो एक साथ बातें करो, वो फ़ोन मतलब दूर फेंक दो। तो मैं वो ओल्ड स्कूल हूँ, तो ये वर्चुअल तो मुझे कभी समझ में नहीं आता। ओके, तो तुम्हें फर्स्ट हाफ में डेट पे जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी सेकंड शिफ्ट चल रही है। टू आंसर योर क्वेरी। नहीं यहाँ पर पूछू मतलब ले भी वसूल है। वो 2 बार मांग चुका था। लड़ लो पहले लड़ लो। मुझे फाड़ू के बारे में बात करनी है, जिसके लिए यही सवाल अरे पूछा। सवाल तो गया। मेरा सवाल मिला गया। हाँ मैं अलग सवाल पूछ लेती नहीं कोई बात नहीं, तुम पहले फाड़ू पे पूछ लो। तो हूँ। वो सीरीज मतलब मैं डांट भी खा चुकी हूँ इस बात पे कि ओवरनाइट जाग के देखी थी और 1.5 घंटे सोने के बाद फिर सुना मैं मैंने ऑफिस अभी। किससे आई। डांट खाई तुमने? बस सर हैं हमारे एक संपादक जो थोड़ा सा डांट देते हैं। तो ये देवियों और सज्जनों, ये बड़ी शेखी बघारते हुए मुनादी पीट रही थी कि मैं इस सीरीज को देखने के लिए सिर्फ 1.5 घंटे सोई और फिर दफ्तर आई। तो मैंने सिर्फ इनके जो संपादक हैं दर्पण जी, उनसे ये कहा कि भाई चेक करो, कोई 1.5 घंटा सो के आ रहा है तो उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी क्या होगी। हाँ नहीं सर, कोई काफी जीनियस लोग 2 घंटे के लिए सो के भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, पर वो वो जीनियस के हिसाब से भी आधा घंटा कम सोई। सुपर ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ से हट के आपके एक्टिंग उस पे आते हैं। जी। उसमें जो आपका कैरेक्टर है, अब मैंने तो पहली बार आपको ऐसे देखा और सुना, आपकी रियल लाइफ से बहुत मिलता जुलता है। तो क्या आप कविताएं वाकई पढ़ती हैं और वैसे ही थोड़ी इंटेलेक्चुअल सी लड़की जो हर चीज़ में बेस्ट है, बोलने में भी बेस्ट है, पढ़ने में भी बेस्ट है, वैसी ही हैं? और आपकी आइडियोलॉजी भी क्या थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग है, जैसे
उसमें था? मतलब अगर आप जवाब देना चाहें। ये इंटेलेक्चुअल, ये आई होप मेरे मम्मी डैडी सुन रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें तो लगता है मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, तो आई फील वो, आई होप वो सुन रहे हैं। पर फाड़ू का जो कैरेक्टर है, मैं नासिक से हूँ, मंजरी भी बहुत छोटे शहर से, कोंकण से थी, तो बहुत वैसे बहुत कनेक्शंस, मॉरलिस्टिकली भी बहुत क्लोज हूँ मैं मंजरी के कैरेक्टर से, क्योंकि फाड़ू में बेसिकली अभय जो मेरे बॉयफ्रेंड है फिर हस्बैंड बन जाते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं और मंजरी पैसों के पीछे नहीं भागती। तो आई फील कविता की बात अगर आप कर रहे हो तो मैं गुलजार साहब की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जावेद साहब की कविताएं मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कविता बहुत पढ़ती हूँ। लिख नहीं पाती हूँ, इतना स्किल है नहीं मेरे पास, होपफुली कभी ज़िंदगी में हो पाएगा। बट जी, मॉरलिस्टिकली मैं वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर। और ये आपने इस इंटरव्यू में कहा वेट पुट ऑन करने कहते हैं, वो कैसे पुट ऑन होता है? मतलब क्या जो मन में आए वो खाओ? हाँ बिल्कुल, जो मन में तो आए उससे वो weight खाओ, put on होता है? बिल्कुल होता है। मेरा तो बहुत आसानी से हो जाता है वेट पुट ऑन, आपका शायद नहीं, पर मेरा तो जीन्स वही है कि आसानी से हो जाता है वेट पुट ऑन। सबका नहीं होता लक्ष्मण। वही अच्छा, तुम दोनों का ही है। नहीं, पर इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें, आपने एक दावा किया है भरी महफिल में कि आप कविताएं पढ़ती हैं और आपको याद रहती हैं। जी, तो याद रहती है, याद रहती है तो कहाँ कहाँ मैंने ये मैंने जोड़ दिया। नहीं, एक तो मेरी ये आसान भी है, पर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ये अभी एक्चुअली मैं परसों सुन रही थी, बहुत दिनों बाद मैंने सुनी, तो होपफुली याद होगी। पर मुझे बहुत पसंद है ये जावेद साहब की, दिल आखिर तो क्यों रोता है। सभी को पता ही है ये नहीं कविता, प्लीज। पर दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। जावेद साहब के साथ लंबी बेहतरीन। बैठकी हुई है आपकी? होती होगी। ओ क्या मस्त, बड़ा इंटेलिजेंट विटी मैन, द मतलब मोस्ट घंटों बैठ सकते। इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट, Yes. मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। और हमारी बातचीत जो होती है वो स्पोर्ट पर बहुत हैवी बातचीत होती है। मैं टेनिस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, रॉजर फेडरर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो हम विंबलडन एक साथ देखने गए थे। जावेद अख्तर के पास बहुत पैसे हैं, तो वो बहुत पैसे देके बॉक्स सीट्स में बैठे थे। मैं बहुत पैसे जुटा कर ऐसे पैसे, क्योंकि मैं कॉलेज से जस्ट निकली थी और बहुत महंगा होता है विंबलडन, पर मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मम्मा कह रही थी कि हैव यू गॉन मैड टू स्पेंड दिस मनी, पर मुझे लगता है कि दिस वाज माय अल्टीमेट ड्रीम कि हम पैसे क्यों कमा रहे हैं। अगर हम मतलब पैसे कमा के वो बैंक में रखेंगे और उसका कुछ, माय ट्रू हैप्पीनेस इज़ सचिन तेंदुलकर की फाइनल मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप के लिए बहुत पैसे देने पड़े, पर वो फिर वो खुशी उसमें मिल रही है, तो क्या करें। अब वो गुची बैग्स में नहीं आती मुझे खुशी, तो मैं टिकट्स पर मैं पैसे, फिर जावेद अंकल थे, फिर हमने एक साथ विंबलडन फाइनल्स नहीं सेमीफाइनल्स फाइनल्स दोनों देखे। फिर उसके बाद फिर हम बहुत बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि उनको मैंने वो स्ट्रॉबेरी संडे खिलवाई ये वो, पर स्पोर्ट पर हमारी बहुत बहुत बातें होती है। और वो ऐसे एक्ट कर करके बताते हैं। वो तो परफॉर्मर है, जावेद Yes. अंकल बिल्कुल परफॉर्मर है, उनको महफिल लगती है, मतलब वो बैठ के ऐसे ही उनको महफिल इतनी पसंद है। एंड इतने ह्यूमरस है वो, इतने ह्यूमरस है कि वेरी ड्राई सटल ह्यूमर, ही वोंट स्माइल, नो स्माइल, नथिंग, डेड पैन एक्सप्रेशन होता है, पर वो नॉन स्टॉप ऐसे होते हैं। और वो फॉर हिज एज ही सो शार्प, ही इज़ सो इंटेलिजेंट एंड सो शार्प, बहुत मज़ा आता है उनके साथ, बहुत मज़ा आता है। आपने बोला ना आपको गुची बैग नहीं पसंद है, आपकी कुछ और। सोनल ने मेरा पहला सवाल तो पूछ ही लिया। दूसरा ये है कि जो ये कैरेक्टर है आपका फाड़ू में, जी। बहुत अच्छी वो सीरीज़ है, उसमें आपने काम भी बहुत बहुत अच्छा काम Thank किया है। मतलब मुझे अब तक आपका जितना मैंने काम ये देखा है, बहुत खड़ूस क्रिटिक है, ये कह रहा है तो इसको अच्छी लगा होगा। अरे पर आप घूमर भी देख लो यार, हाँ घूमर please में भी देखो। अच्छा काम है, पर देखा आपने हाँ घूमर? बिल्कुल देखा फिर घूमर भी के फाड़ू अच्छी बात है फिर। बारे। तो घूमर तुमने रिव्यू की थी? नहीं वो श्वेतांग ने की थी। तो तुमने देखी है लेकिन? हाँ देखी है मैंने, बाद में देखी। Very- तो उसका वो जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी इंटरनल प्रिपरेशन कैसी थी आपकी? क्योंकि वो बाहर उतना जो दिखता है वो तो आप रियल लाइफ में वैसी हैं भी, वैसी बात ही करती हैं एकदम धीमे धीमे शांत स्वभाव की। उसकी इंटरनल तैयारी कैसी थी?
तो एक्चुअली फाड़ू के लिए काफ़ी कुछ इंटरनल था, क्योंकि फाड़ू में वो मंजरी बहुत कम बात करती है, अगर आप देखें तो बाद में जब वो झगड़ती है बात करती है, पर वरना वो बहुत सब कुछ इंटरनल था। तो इसीलिए फाड़ू के लिए भी ऐसे अलग अलग, जैसे मैं मतलब मैं वो घूमर के लिए कह रही थी, मैं लेटर्स लिखती थी, तो मंजरी के मैं वो बहुत लेटर्स लिखे हैं मैंने, पर वही ट्रांसलेट होता है नहीं होता है वो नहीं पता मुझे, तो वो बहुत सारे लेटर्स मैं मंजरी के यहाँ से लिखती थी। पर फिर इम्प्रोव्स मैं अपने आप में बहुत करती हूँ बिफोर अ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। तो कई बार कैसे होता है कि मिर्ज़िया में भी ये मैंने सब कुछ काम किया था, पर जब मैं स्क्रीन पर मैं देखती थी मुझे लगता है ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है काम। तो फाड़ू में मुझे थोड़ा लगा कि हम जब मतलब वर्ड्स नहीं है कुछ कहने के लिए, पर हम बातचीत हो रही है हमारी, तो फाड़ू में थोड़ा मुझे लगा ट्रांसलेट हुआ, पर उस पर और बहुत ज़्यादा काम करना है अभी भी। स्क्रीन पर दिख रहा था वो ट्रांसलेट हुआ, उसमें जो आपका मतलब डॉटर और जो फादर का रिलेशन है, जी। वो रियल लाइफ में भी शायद आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर पा रही होंगी उस समय जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो मैं आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, और मेरे फादर भी मुझे बहुत लिबर्टी देते हैं जो भी करने के लिए, पर बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे हैं। मेरे जो फाड़ू में फादर रहे हैं वो बहुत बहुत मतलब गिरीश सर बहुत अच्छे एक्टर है, तो उनको देखकर ही ऐसे हम पिघल जाते थे, क्योंकि गिरीश उनकी कुलकर्णी है? गिरीश Oh, पिता it's a बहुत अच्छे, phenomenal वेरी actor. वेरी गुड एक्टर। तो उनका वो जो अगली में वो वाला हाँ। सीन है, और वो पूरा इम्प्रोवाइज सीन है। पूरा इम्प्रोवाइज। अगली में पुलिस स्टेशन वाला सीन याद है आप लोगों को? अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो गो ऑन यूट्यूब और स्पेसिफिकली वही सीन टाइप करिए आप, अगली पुलिस स्टेशन सीन। 16 मिनट्स। हाँ हाँ, मोबाइल वाला सीन हाँ। है ना, कि राहुल भट्ट और विनीत कुमार का किरदार है, वो पुलिस स्टेशन जा रहा है उनको अपनी बेटी की मिसिंग की खबर सुनानी, और ये गिरीश कुलकर्णी इज SHO या आयु जो गिरीश भी। कुलकर्णी इज नॉट माय फादर, गिरीश ओक इज माय फादर। गिरीश ओक। तो गिरीश कुलकर्णी इन अगली इज डिफरेंट। अच्छा, so I was वो talking about अलग है। गिरीश No, no, कुलकर्णी। no. अच्छा, In गिरीश ओक, Fadu's I'm Girish so sorry. Oak, who's a phenomenal Marathi actor. Okay. गिरिजा ओक्स फादर, उन्होंने अभी जवान में आई थिंक रोल, मैं जवान देखी नहीं है, पर फिनोमिनल एक्टर, वो थिएटर करते गिरीश हैं। ओक जवान जी। में? नहीं, गिरिजा ओक उनकी ओक अच्छा, बेटी। गिरिजा ओक उनकी जवान बेटी। में है। हाँ। तो फादर और जो रिलेशनशिप रहा है वो आई फील कई बार एक्टर बहुत अननेसेसरी क्रेडिट लेके जाते हैं, पर फाड़ू में द राइटर सौम्या जोशी, आई फील हीरो राइटर सौम्या जोशी है, और थोड़ा मुझे अनफेयर लगता है कि थोड़ा इस हीरो के बारे में और बताइए। हाँ, about the सौम्या writer. सर के बारे में और मैं बात करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अनफेयर होता है कई बार। हम जब चलो ये फिल्म पसंद आई, आपको फिल्म्स के राइटर्स नहीं पता है, क्योंकि आप हीरो हीरोइन डायरेक्टर अगर सेलिब्रिटी डायरेक्टर है तो वो पता होते हैं, पर उनके पीछे बेस जो नींव रहती है वो राइटिंग की होती है, और हम उन्हें क्रेडिट नहीं देते हैं। तो आई फील फाड़ू में ऑफ कोर्स सौम्या सर, मैंने बस हाल ही में उनकी प्ले देखी है वेलकम ज़िंदगी, बहुत बेहतरीन प्ले है। मैं स्वानंद के बारे में भी यही कहती हूँ कि गुलजार साहब के थोड़े थोड़े ऐसे ट्रेसेस स्वानंद में मुझे दिखते हैं, रात अकेली है तो, या वैसे ही सौम्या सर में वो प्योरिटी, जो बहुत प्योर राइटिंग है उनकी। तो मुझे फाड़ू इसीलिए इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये राइटिंग बहुत बेहतरीन राइटिंग है। हाँ, एक छोटा सा सवाल मेरा नहीं बड़ा बिल्कुल, पूछ लो, बड़ा भी तो पूछ सिनेमा लो। के आदमी हो। अभिषेक बच्चन से जुड़ा हुआ, मतलब मैं जी। उनको देखता हूँ तो वो एक्टर, बतौर एक्टर तो मुझे बहुत अच्छे लगते ही हैं, जैसा उन्होंने घूमर में काम किया है अभी। उसके अलावा भी जो वो मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लगते जी। हैं जब वो बातें करते हैं। एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, Yes, yes. रियली गुड। हाँ, तो वो रियल, आप चूंकि उनके बहुत करीब जी। रही हैं, आपने काम किया, तो वो कैसे हैं? वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एकदम उनका सॉर्टेड, बहुत सॉर्टेड लगते हैं, वो हैं कैसे फिलहाल? नहीं, आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि आई थिंक मैं उन्हें ये भी बुलाती हूँ, ब्रीद में हम लोगों ने 4 साल काम, शायद 4 साल, उस वक्त ज़्यादा हमारी मुलाकात हुई नहीं क्योंकि वो सीन्स थे, पर घूमर के वक्त बहुत मुलाकात हुई और बहुत बातचीत हुई। ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि नथिंग कैन ग्रो अंडर अ banyan tree, but I feel there is Abhishek Bachchan who has stood his ground and he has been so, मुझे मनमर्जिया में इतने पसंद आए ये भी, वो तो सॉफ्ट कॉर्नर है ही क्योंकि अनुराग कश्यप की फिल्म है, पर मुझे ये भी बहुत पसंद आए। गुरु सरकार युवा, पर आई रियली लाइक हिम इन मनमर्जिया एंड इन घूमर। तो
दिल्ली छे भी, हाँ, बट दिल्ली छे इज I still prefer him in the other films, but I really liked him in Manarziya a lot. तो ए बी सबको दिखाने के लिए मस्ती करते हैं या जोक्स मारते हैं, एंड वो सब उनका ऊपरी स्वभाव जो है वो जोकिंग अराउंड एंड ऑल दैट, पर थोड़ी अगर आप बातचीत करें, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर एंड द मोस्ट सिक्योर ह्यूमन बींग्स आई नो, क्योंकि उनकी जो लाइफ रही है, नेपोटिज्म, वो उस पर जोक करते कि आई एम नेपोटिज्म, वो ऐसे ही जोक करते हैं दैट ही सो फ्रैंक अबाउट इट, एंड वो इतने हम्बल है इन द सेंस दैट ही सेज बॉस, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है कि धूम के बाद पहली बार उन्हें सक्सेस चखा, तो उन्हें कहा मैं कॉलर ऊपर करके ऐसे से जा रहा था पार्टी के, मैरिड के बाद घर पहुंचा 7 बजे, एंड आई फेल्ट दैट आई एम अ स्टार, आई हैव अराइव्ड, एंड डोरबेल मिस्टर अमिताभ बच्चन ने खोली, तो वहीं पर वो ऐसे होके अंदर चुपचाप गए. सो आई जस्ट फील दैट फॉर समवन टू लिव दैट लाइफ, टू होल्ड हिज ओन, वो इतने सिक्योर है, इतने सिक्योर हैं कि कई बार एक्टर होते हैं कि घूमर में लड़की का फिल्म, लड़की की फिल्म है, तो कई सारे एक्टर थे अरे ऐसे करके शायद नहीं कहा होगा, पर ए बी को वो इनसिक्योरिटीज़ है ही नहीं, बिकॉज ही इज़ समबडी हु इज़ वेरी सिक्योर एज अ पर्सन. आई फील मैं अमित जी को वही कह रही थी दैट ही इज़ द मोस्ट वेल ब्रॉट अप पर्सन आई नो. फिल्मी अमिताभ सर, अरे पूरा नाम ले लो अमिताभ देवी. सर, हाँ. हाँ, तो नहीं आप सर बोलो, अमिताभ बच्चन बोलो, हाँ. पर पर अभी अमित उनको जी आप में अमित जी कहती, बोलती हैं. अमित जी सर ऐसे ही बुलाते हैं नहीं ना. ये इंडस्ट्री के लोग बुलाते हैं, हम लोग अमिताभ बच्चन. नहीं, कई जर्नलिस्ट भी अमित जी कहते हैं. नहीं? अच्छा, हाँ, कई जर्नलिस्ट कहते हैं. मैं भी बोलूंगा अमित जी के बारे में आप करें अमित जी. तो अमिताभ इतना बच्चन के बढ़िया बारे में तुमने बुके वुके भेजा, तुम्हारी बहुत चिट्ठी लिख के तारीफ की, हमको बड़ा अच्छा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही 19th को उनकी चिट्ठी आई, मुझे वो डेट याद है. तो सच ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग, और वो ऐसे रॉयल्टी लगती है जब वो ऐसे खोल के हम जब देखते हैं, तो अभी भी सब वो फ्रेम करके रखना है. पर वही बात है कि मतलब सभी की कहानी होती है, पर जब आप इतने रिजेक्शंस फेस करते हो, लोग कहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि एक्टिंग नहीं आती छोड़ दो, लोग कुछ ना कुछ कहते ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियंस बहुत रहते हैं. तो वो सब सुनने के बाद मैं वैलिडेशन अगर कह सकती हूँ दैट मिस्टर बच्चन ने कहा है कि ही इज़ लाइक योर परफॉर्मेंस, आई फील वो बहुत स्पेशल, मतलब बहुत स्पेशल है, क्योंकि इट्स 6-7 years ऑफ लिसनिंग टू ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं होगा, वहाँ से देन टू रिसीव दिस, इट फील्स वेरी स्पेशल. वन लास्ट क्वेश्चन. अमिताभ बच्चन की अरे आप बात वो कर मेरा रहे था. हो। अच्छा मेरे से। हाँ अमित जी क्या? अमिताभ बच्चन की आप बात कर ली अमित तो जी. हाँ जीशान अयूब आए थे हमारे यहाँ, तो वो कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन को बिस्किट खिलाने का बहुत शौक है, वो सबको बिस्किट खिलाते रहते हैं, और उन्होंने इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी बताई थी कि मनमोहन देसाई की एक डॉक्यूमेंट्री थी, तो वो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री थे, उसमें मनमोहन देसाई आते हैं, तो वो कहते हैं कि लो भाई बिस्किट खाओ मनमोहन बिस्किट देसाई, वॉइस भी बदल दी. और वो उसके बाद फिर यहाँ पे जब वो पहली बार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट पे उनसे मिले, तो वहाँ भी जीशान को वो कह रहे थे भाई जीशान बिस्किट खाइए. तो आपकी जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो नहीं, मुझे तो बिस्किट नहीं खिलाई है सर अभी तक, पर जीशान ऑलवेज मेट हिम एट द सेट. सेट्स, जी. फॉर्मल सेटअप में. नहीं, सेट पर हमारी तो मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि एक दिन के लिए उन्होंने घूमर की शूट की, वो उसी दिन हमारे वो फाड़ू के प्रमोशन चल रहे थे. ऐसे यार मैम प्लीज़ एक दिन जाने दो मुझे, प्रमोशन आप कर लो, कुछ नहीं होगा, पर मैं नहीं जा पाई जब वो घूमर के सेट पे थे. फिर उसके बाद दिवाली पार्टीज़ में मैं ए बी ने बुलाया था कोविड के पहले, तो उस वक्त पहली दफ़ा उनसे मिली थी. पर एक्चुअली मैं पहली बार जब मैं उन्हें मिली, मेरा पहला फिल्म सेट एक्सपीरियंस था आरक्षण के सेट पर, प्रकाश झा के सेट पर, भोपाल में शूट चल रही थी, बहुत ठंड थी. You were assistant there? No, nothing. I was in school there. My bua was working on that film, Tanvi ji. हाँ. So I had gone with her. So December के महीने में she said come for 2 days. छुट्टियाँ चल रही थी. I'd never been on a film set. That was तो the first. first film set. भोपाल में शूट हुआ था. भोपाल में शूट हो रही थी. तो आई वॉज देयर एंड बहुत ठंड थी, एंड नाइट शूट चल रहा था. वो रेन शॉट में रेन में चल के आते हैं, मुझे आज भी याद है. एंड सी वो अमिताभ बच्चन है ना, तो वो चूचा कुछ नहीं, ऐसे ही ठंड में
चल के प्रोफेशनली गिव्स अ शॉट, सो डू यू वांट वन मोर वॉकिंग. इतने प्रोफेशनल थे कि आई फील अभी भी व्हेन आई मेट हिम केबीसी के सेट पे, ही वाज नॉट वेल, पर उनकी जो एनर्जी होती है, हम सब जो अभी बैठे हैं वो 20, 30, 40 साल के जब भी जवान लोग हैं, इट कैन नॉट कंपेयर टू द एनर्जी हैज़. तो वो केबीसी के सेट पे जैसे होता है लाइव टेलीविजन पे यूजुअली रीटेक्स कर सकते हैं क्योंकि इट्स रिकॉर्डेड ना, पर अमिताभ सर वो तो उन्होंने कहा कि वो इतना रिहर्स करते हैं बिफोर ही स्टार्ट शूटिंग केबीसी. अमिताभ बच्चन की हिंदी इस देश में उनसे बेहतर किसी की हिंदी हो नहीं सकती. आई थिंक उनकी जो मतलब आवाज़ भी है, हिंदी भी है, पर केबीसी के पहले ही स्टार्ट्स लिसनिंग टू हिंदी रेडियो. ही सेइंग नहीं, वो आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट. तो वो हिंदी रेडियो सुनते हैं, फिर इतना वो रिहर्स करते हैं कि 22 साल शायद केबीसी कर रहे हैं, इतना वो रिहर्स करके जाते हैं सेट पे. देयर वाज नॉट वन सिंगल कट इन दैट फुल शूट फॉर 1 hour, क्योंकि ही सेड कि मेरे लिए ऑडियंस बैठी है, ये आप टेलीविजन में छोड़ दो, इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो ही इज़ सच अ परफेक्शनिस्ट, सच अ जीनियस. उनकी तो बातचीत बहुत लंबी, बिस्किट तो मिली नहीं है अभी तक, पर खत मिल गया है, तो बिस्किट से बेटर मीठा था. और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. अरे दूसरी यार, ये बार मैं बेचारे 2 बार को गिरा गिरा चुका हूँ. सॉरी. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर सैमी खेर, टेल मी अबाउट इट. मेरे लिए आई फील जैसे आप सबको पता ही है, स्पोर्ट मुझे जो पहला प्यार होता है, स्पोर्ट मेरे इज़ माई फर्स्ट लव, एंड फर्स्ट लव तो हमेशा स्पेशल रहेगा. सो इट कांट गो एनीवेयर. मतलब लोग जब कहते हैं कि अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार मेरे सामने आ गए तो मैं हेलो सर पोलाइटली स्माइल करूँगी, पर कोई स्पोर्टिंग पर्सनालिटी आए तो मेरे ऐसे आँख ऐसे हो जाते हैं कि सर लाइक ऐसे एक्साइटमेंट हो जाती है. विराट कोहली. तो मैं सचिन जनरेशन हूँ ना, बचपन से उन्हें देख के आई हूँ. तो फॉर मी सचिन तेंदुलकर मतलब ऐसे, मैं अभी भी वैसे ही Master. देखती हूँ, मास्टर. तो मैं क्रिकबज़ पर अभी एंकरिंग करती हूँ जब भी वक्त मिलता है. तो आईपीएल के अभी वर्ल्ड कप के लिए मैं वक्त निकाल के कर रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ वर्ल्ड कप, जीतना है, बहुत सालों से नहीं जीते. और कौन कौन से मैच देखने जा रही हो? अब देखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं काम करूँगी क्रिकबज़ फाइनल के भी साथ. नहीं, फाइनल भी मैं होस्ट करूँगी. तो फाइनल जो देखनी थी वो देख ली मैंने, मैं थी वानखेड़े में तो वो तो देख ली मैंने. पर WTC फाइनल के लिए मैं जाने वाली थी. मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है सर. तो आईपीएल और वर्ल्ड कप के लिए काम ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट में मिस नहीं करती हूँ. तो इंग्लैंड में WTC फाइनल होने वाली थी, पर मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ साइकिल पर, तो मैं नहीं जा पाई. मैं साइकिल पर एक इटली में गई थी, तो थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो वो मेरे में से ये मिस हो बताओ, गया. एक्सीडेंट नहीं, ये जो तुम और बढ़िया काम करती हो ना, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग है, अनुराग ने कॉल किया तब डीप वाटर डाइविंग, ये थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं. नहीं, ये तो मैं मतलब ब्रेक जब भी मिलता है तो मैं भाग जाती हूँ. कभी मैं ट्रैक सबसे आसान वाला त्रिउन तो इधर ही है ना, त्रिउन तो सब गए होंगे, तो वो सबसे क्विक ट्रैक हो जाती है. पर अभी इटली में मैंने ये एक्चुअली मिर्ज़ा के बाद काम नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी डाउन थी लाइफ में, तो मैंने रनिंग स्टार्ट किया. लाइफ मतलब रनिंग, तो मैंने एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स मैंने रेस वहाँ उस वक्त की थी. वाओ. फिर उसके कहाँ पे? बाद मुंबई मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन 2017 में. फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट मुझे ऐसे गोल्स पसंद है फिटनेस के लिए, तो उसके बाद फिर मैंने कहा फुल मैराथन, कुछ 20 हाफ मैराथन्स, मैंने दिल्ली में भी मैं आती हूँ भागने, तो हाफ मैराथन्स कुछ 20 किए हैं. पर उसके बाद यार मैं आयरन मैन के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ. तो आयरन मैन में साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, तीनों डिसिप्लिन्स होते हैं. वो एक विश लिस्ट है, वो पूरी करनी है. तो साइकिलिंग इटली में मैं वो नॉर्थ इटली में हम सब माउंटेन्स पर साइकिल चला रहे थे, ग्रेवल बाइक्स. तो 410 किलोमीटर थे और ऑलमोस्ट 5000 इंक्लाइन हमने कवर की थी. तो वो वहाँ पर मैं थोड़ी गिर गई. हाँ, पर डीप सी डाइविंग अनुराग सर को भी बहुत पसंद है. मैं डीप सी डाइविंग, बढ़वा लिए थे उसने. हाँ, कुछ ज़्यादा कर दिया उन्होंने, पर साल में 1 साल मैं डाइव करती हूँ. He lives on extremes. बिकॉज इट्स फॉर मी रनिंग हो, डाइविंग हो,
इट इज़ मतलब इट्स सो योर टाइम विथ योर सेल्फ, क्योंकि मैराथन जब मैंने एक कोट पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू नो योर सेल्फ बेटर रन अ फुल मैराथन, क्योंकि अपने आप से आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि 5 घंटों के लिए यू हैव टू, योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली देयर, तो वो उसे फुल क्लियर कर देता है रनिंग. Yes, it's very therapeutic. And how is it being in the commentary box with the legends like Harsha Bhogle and all? तो ये तो बिल्कुल चाइल्डहुड ड्रीम था, क्योंकि चाइल्डहुड से आई हैव बीन वाचिंग देम एंड ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. हर्षा भोगले जैसे कहते हैं कि just makes everyone feel so warm. I'm very fond of Harsha sir. So be it there's Harsha, there is Sean Pollock, Michael Vaughan, Zahir Khan, Parthiv Patel. तो अभी ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में सब मेरे मतलब रूम में पोस्टर्स थे. युवराज का पोस्टर था, जैक का पोस्टर था, तो अब उनके साथ बैठ के जहीर खान का जिक्र हो रहा है मित्रों. जहीर खान, पर अभी कमेंट्री में भी जैक कहते हैं उसे. No, just this is for those viewers who aren't familiar with these terms. People who are watching cricket, they know Zach is Zahir. तो उनके साथ एक साथ मतलब मुझे तो ऑन कैमरा वो कहते हैं कि इतना वो आप गीकी सवाल मत पूछो. मैं इतनी एक्साइट हो जाती हूँ ना कि ये सब लेजेंड्स बैठे हैं सामने. तो कौन, दिनेश कार्तिक, ग्रेट स्पीकर एंड अ ग्रेट विकेट कीपर, तो उनसे राशिद खान के बैक फ्लिपर के बारे में, फिर उनके 6 ग्रिप्स है, ये ग्रिप ऐसी है, फिर ये फिंगर ऐसा है, तो आप कीपर हो तो पिक कर पाते हो नहीं कर पाते हो. तो मैं इतना वो टेक्निकल बन जाती हूँ कि वो कहते हैं थोड़ा रिलैक्स, इतना टेक्निकल बाद में पूछो, पर बहुत मज़ा आता है. तो आप हमारी जो पहले भी ऑफ कैमरा बात हुई है, आई ऑलवेज सेड दिस दैट आई विश दैट यू कम अप एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर एंड फाइनली यू आर डूइंग इट. पर कभी ऐसे टीवी की तरफ से आपको आईपीएल या और जो मेन ब्रॉडकास्टर उनकी तरफ से ऑफर नहीं आया, और दे फोकस अ लॉट व्हेन देयर इज अ वुमेन प्रेजेंटेटर ऑन द ग्लैम पार्ट? How is it? नहीं, I've been getting offers for the last 8 years I think to host main broadcast things, पर I feel क्रिकबज़ में मुझे मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत प्योरिस्ट है. मतलब वो इधर का उधर टाइम पास बहुत कम होता है. आजकल के ब्रॉडकास्ट में मैं कह रही हूँ टेस्ट क्रिकेट पसंद है मुझे, तो ये प्रोग्रामिंग में चलो सबको नचाते हैं, क्यों नचाना चाहिए क्रिकेटर्स को, मुझे अब तक समझ में नहीं आया. मतलब सभी क्यों नाचते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट में सबको नचाओ, ये करो. आप पूछो ना जो सवाल, ये 4th ऑफ स्टंप का इसका प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, वो आप क्रिकेट के बारे में बात करो. आप क्यों ये सब क्यों करवाते हो, मुझे समझ में नहीं आया. इसीलिए मुझे क्रिकबज़ बहुत पसंद है, क्योंकि इट्स लाइक हम जैसे बैठे एक साथ बैठकर, ये टाइम पास भी होती है, पर ये टेक्निकली बहुत अंडरस्टैंडिंग समझ, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स यू गेट टू नो. जैसे हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके बारे में पता चली. साइमी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस, और आप ऐसे ही सहज बनी रहें, और आप लोग इनके नाम की स्पेलिंग दुरुस्त कर लें और इनके काम को फॉलो करते रहें. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया. थैंक यू. ये इस तरह की अफलातूनी बैठकियों का सिलसिला चलता रहेगा, बशर्ते हमें दर्पण जी और मुबारक जी का आशीर्वाद मिलता रहे. और आप लोग ललन टॉप देखते रहिए. शुक्रिया.